हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DNDI में। दोस्तों, आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आनुवंशिक पदार्थ की खोज। आप सभी जानते हैं कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये हमें आज मालूम है, पहले किसी को नहीं मालूम था। 1945 के पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि DNA ही एक आनुवंशिक पदार्थ है। वहाँ सब ये जानते थे कि प्रोटीन जो है वो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, जो कि वो गलत समझते थे। आज आप सभी जानते हैं कि DNA ही एक आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी खोज कैसे हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह से पूछता है। जैसे आनुवंशिक पदार्थ की खोज के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बोल देगा, ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण प्रयोग क्या है, इसके बारे में समझाइए। यानी जो ग्रिफिथ है, इस ग्रिफिथ ने ही सबसे पहले शुरुआत की थी DNA की जेनेटिक मटेरियल होने की पुष्टि करने की कोशिश की थी। बता रहा था कि DNA आनुवंशिक पदार्थ है, और किसका प्रयोग करके, जीवाणु का प्रयोग करके बता रहा था। और रूपांतरण शब्द का मतलब है उसने दो अलग अलग तरह के जीवाणुओं को लिया था, विभेद वाले, स्टेन वाले जीवाणुओं को लिया था। इसमें से एक जो जीवाणु था वो दूसरे जीवाणु के अंदर जा रहा था, यानी एक जीवाणु का रूपांतरण दूसरे जीवाणुओं में हो रहा था। इसी को हम बोलते हैं रूपांतरण। मैं आपको और अच्छे से और डिटेल से समझाऊंगा इसके बारे में। अभी सिर्फ आप शब्द का मतलब जान जाइए। और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, DNA के जेनेटिक मटेरियल, DNA के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण दीजिए। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आपको डिस्कवरी लिखना है कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज सबसे पहले की थी फ्रेडरिक, जो पूरा नाम है इनका, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1928 के आसपास DNA के आनुवंशिक पदार्थ होने की पुष्टि की थी। ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग सफल नहीं था फ्रेंड्स। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले खोज की शुरुआत की थी। अगर ये खोज ना करते तो और कोई साइंटिस्ट DNA का प्रमाण दे ही नहीं पाते, क्योंकि जो एक साइंटिस्ट होता है वो दूसरे साइंटिस्ट की कॉपी करके, उसके प्रयोग को कॉपी करके आगे प्रयोग बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है DNA के बारे में। इसलिए अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भले ही इनका प्रयोग सक्सेसफुल ना रहा हो, लेकिन शुरुआत तो इन्होंने की थी ना। पहल करनी बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। आइए और जाने हम इनके बारे में। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था फ्रेंड्स, वो इन्होंने किया था अपना एक्सपेरिमेंट, एक बैक्टीरिया थी। ये बैक्टीरिया सिर्फ मैमल्स के अंदर, मैमल्स में स्तनधारियों के अंदर निमोनिया फैलाने वाली एक बैक्टीरिया थी। निमोनिया फैलाने वाली, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? उस बैक्टीरिया का नाम था फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इस बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने प्रयोग किया था और बताया था कि ये जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ स्तनधारियों के अंदर ही रोग को फैलाती है और कहीं नहीं, और किसी के अंदर नहीं, केवल स्तनधारियों के अंदर ही रोग को फैलाने का काम करती है। किसने बताया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। ये पूरा नाम है इनका, आपको याद होना चाहिए पूरा नाम इनका। किस में फैलाती है? मैमल्स के अंदर, सिर्फ स्तनधारियों में ये बैक्टीरिया को फैलाती है। और जिसके अंदर निमोनिया डिजीज, जिस स्तनधारियों के अंदर निमोनिया डिजीज हो जाएगा वो स्तनधारी मर जाएगा। सिंपल सा, अगर उसका ट्रीटमेंट ना हुआ तब। आइए इसके बारे में हम जानें। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले इस बैक्टीरिया के अंदर से दो विभेदों को पहचाना। दो विभेद मतलब इनको रंगा, जिससे इनकी पहचान होगी कौन बैक्टीरिया निमोनिया फैलाएगा, कौन बैक्टीरिया निमोनिया नहीं फैलाएगा। तो ये जो बैक्टीरिया था, इन्होंने इसके अंदर से दो विभेद को पहचाना, अलग अलग विभेद। एक को इन्होंने नाम दिया एस वायरुलेंट, और दूसरे विभेद को इन्होंने नाम दिया आर नॉन वायरुलेंट। एस वायरुलेंट को हम बोलते हैं एस उग्र विभेद, और आर को बोलते हैं आर अनुग्र। अनुग्र मतलब जो भी बीमारी ना फैलाए, अनुग्र विभेद। अब ये तो हम जान गए, आप इस शब्द का मतलब जानते हैं, इस आर का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, ये हमें पता चल जाएगा। जो एस वायरुलेंट होते हैं वो ये निमोनिया रोग फैलाते हैं। ये जिस जीव के अंदर जाएंगे वहाँ निमोनिया रोग फैला देंगे और उस जीव की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये जो है आर नॉन वायरुलेंट, ये निमोनिया रोग नहीं फैलाते। ये निमोनिया रोग नहीं फैलाते, इसका मतलब ये जिस जीवाणु के अंदर जाएंगे वहाँ पे मृत्यु नहीं होगी, वहाँ डेथ नहीं होगी। और जो ये एस वायरुलेंट है, इनकी जो
बाहरी लेयर है वो चिकनी होती है, एकदम चिकनी, और जो आर नॉन वायरुलेंट है इनका बाहरी लेयर खुरदुरा होता है, यानी चिकना नहीं होता। और जो इनकी सेल वॉल है, आप जानते हैं बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होती है जो बैक्टीरिया को स्ट्रांग बनाती है, हमारे अंदर डिजीज काज करती है। तो जो सेल वॉल के कारण ही हमारे अंदर निमोनिया रोग आता है। तो इसकी जो सेल वॉल है वो किसी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की। इनमें पॉलीसैकेराइड की सेल वॉल नहीं बनी होती, ठीक है फ्रेंड्स। जिनमें पॉलीसैकेराइड की सेल वॉल बनी होती है, उनमें जो भित्तियाँ होती है ना, वो जो पॉलीसैकेराइड है इस भित्ति को, जो खुरदुरी भाग है उसको दबा देता है और उसको चिकना बना देता है, ठीक है। लेकिन इसमें पॉलीसैकेराइड नहीं है, इसलिए इसकी जो बाहरी लेयर है वो चिकनी नहीं बन पाती, खुरदुरी रह जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको इतना पता करना है कि ये एस वायरुलेंट है, ये अगर जिस जीव के अंदर जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। और आर वायरुलेंट की निमोनिया नहीं फैलाता, इसका मतलब ये जिस जीव के अंदर जाएगा वहाँ पे मृत्यु नहीं देखने के लिए मिलेगी फ्रेंड्स। अब आइए हम इसका प्रयोग को देखें। इसने जो ग्रिफिथ था किस तरह से अपना प्रयोग चूहे पे किया, और आपको पता होना चाहिए ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किया था वो एक चूहे पे किया था फ्रेंड्स। किया था उसने क्या किया, उसने दो विभेद पहचाना था, एक एस वायरुलेंट, एक आर नॉन वायरुलेंट। एस वाला निमोनिया फैलाता था, आर वाला निमोनिया नहीं फैलाता था। यानी ये जो एस वाला वो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जो एस वायरुलेंट का है, ये जिस चूहे के अंदर जाएगा वहाँ उस चूहे के अंदर निमोनिया फैलाएगा और उस चूहे की मृत्यु हो जाएगी। तो ग्रिफिथ ने 4 तरह के प्रयोग किए थे चूहे के अंदर, और सारे चूहे स्वस्थ थे। आपको याद रखना है, सारे चूहे हेल्थी थे, स्वस्थ थे। उसने क्या किया, एस वायरुलेंट को लिया और इंजेक्शन के अंदर भरा। इंजेक्शन के अंदर भरने के बाद उसने चूहे के अंदर, स्वस्थ चूहे के अंदर इंजेक्शन को डाल दिया। ये जितना एस वायरुलेंट है उसको स्वस्थ चूहे के अंदर डाल दिया, और उसको परिणाम क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, स्वस्थ चूहा मर गया, क्योंकि वो निमोनिया से ग्रसित हो गया, क्योंकि एस वायरुलेंट निमोनिया फैलाता है। और चूहे के अंदर जैसे ही डाला चूहा की मृत्यु हो गई। फिर उसने क्या किया, दूसरा लिया, जो दूसरा विभेद था आर नॉन वायरुलेंट वाला, ये निमोनिया नहीं फैलाता। इसका मतलब अगर ये चूहे के अंदर डालेंगे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें निमोनिया नहीं फैलेगा। जस्ट यही हुआ। आर नॉन वायरुलेंट को लिया, इंजेक्शन के अंदर भरा। इंजेक्शन के अंदर भरने के बाद उसने स्वस्थ चूहे के अंदर इसको डाल दिया, इंजेक्शन को, ये जो आर वायरुलेंट है, आर नॉन वायरुलेंट, इसको डाल दिया स्वस्थ चूहे के अंदर। और परिणाम क्या मिला, चूहा जिंदा रहा, मारा, उसकी मृत्यु नहीं हुई, लाइफ उसको मिल गई, जीवन मिल गया उसको। उसके बाद क्या किया उसने, अब उसने सोचा कि एस वायरुलेंट के अंदर अगर मैं इसको हीट कर दूं, एस वायरुलेंट वाले बैक्टीरिया को अगर मैं हीट कर दूं, तो हीट करने से होगा क्या, इसके जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, जो निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब गर्म करने के बाद बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो जैसे ही उसने एस वायरुलेंट को लिया और उसको गर्म किया, फिर उसको इंजेक्शन के अंदर डाला। इंजेक्शन के अंदर डालने के बाद इस सारे मटेरियल को गर्म करने के बाद एस वायरुलेंट को इंजेक्शन के अंदर डाला। तो गर्म करने से क्या हुआ फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, गर्म करने से ये बैक्टीरिया मर गए, जो निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया थे वो तो मर गए। अब उसने जब इंजेक्शन के अंदर इन सारी चीज़ों को भरा और फिर से स्वस्थ चूहे के अंदर, एक नए स्वस्थ चूहे के अंदर डाल दिया, इसी केमिकल को डाल दिया। अब डालने के बाद रिजल्ट क्या मिला, चूहे की लाइफ जिंदा, चूहा जिंदा रह गया, मरा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको जो निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया थे वो तो मर गए, गर्म करने से वो बैक्टीरिया मर गए। और जब चूहे के अंदर डाला गया तो चूहे के अंदर कोई बीमारी नहीं हुई और चूहा जिंदा हो गया। लेकिन जो सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ग्रिफिथ के प्रयोग में, जो जिस कारण ग्रिफिथ का जो प्रयोग है सक्सेसफुल नहीं रहा, वो चौथा प्रयोग है। उसमें उसने क्या किया, एस वायरुलेंट को लिया, फिर से हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, जो बैक्टीरिया थे, जो निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया थे वो तो मर जाने चाहिए, वो मर गए। क्योंकि ऊपर आपने यही देखा है कि बैक्टीरिया फैलाने वाले जो थे, जो एस वायरुलेंट है वो निमोनिया फैलाता है। गर्म करने के बाद निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया मर गए और चूहा बच गया, जिंदा रह गया। यहाँ पे वो चीज़ होना चाहिए था, एस वायरुलेंट के जो बैक्टीरिया थे, जिसको एस वायरुलेंट वाले को गर्म किया, बैक्टीरिया मरे। अब बैक्टीरिया, इसके पास अब कोई निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया नहीं है, और आर नॉन वायरुलेंट को भी उसने ले लिया। इसने एस वायरुलेंट को और आर नॉन वायरुलेंट को दोनों को ऐड किया, लेकिन गर्म सिर्फ किसको किया, एस वायरुलेंट को, क्योंकि ये बैक्टीरिया, यही वो बैक्टीरिया जो निमोनिया फैला रहा है। इसको गर्म करने से बैक्टीरिया मर गए। अब आर नॉन वायरुलेंट, ये तो बैक्टीरिया, ये तो निमोनिया रोग देगा नहीं, इसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो निमोनिया रोग फैलाए। जाहिर सी बात है, मतलब ये दोनों अब स्वस्थ हैं, क्योंकि इसके बैक्टीरिया मर गए तो ये भी स्वस्थ हो गया, ये तो स्वस्थ पहले से ही था। अब जब इन दोनों को उसने इंजेक्शन के अंदर लिया और इंजेक्ट किया, कहाँ, फिर से हेल्थ चूहे के अंदर, तो उसको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था, जीवन मिलना चाहिए था। क्यों? लाइफ मिलनी चाहिए थी, जिंदा रहना चाहिए था चूहा। क्यों? क्योंकि इसके बैक्टीरिया मर गए और इसके पास बैक्टीरिया है नहीं, लेकिन उसको मिला क्या, चूहे की डेथ हो गई फ्रेंड्स। चूहे की डेथ होने से सारा कन्फ्यूजन यही क्रिएट हो गया, जितना कन्फ्यूजन है यही क्रिएट हो गया। और उसने फिर बताया क्या, ग्रिफिथ ने क्या बताया कि जब उसने एस वायरुलेंट को हीट किया
और फिर उसमें आर नॉन वायरुलेंट को भी इंजेक्शन के अंदर इन दोनों को डालकर चूहे के अंदर डाला, चूहे की मृत्यु हो गई। तो उसने क्या बताया, ब्लड को बाहर निकाला और ब्लड का जब जांच किया माइक्रोस्कोप के थ्रू तो इसको क्या दिखे, जो इस मरे हुए चूहे के अंदर उसको एस जीवाणु, एस वायरुलेंट, ये जो बैक्टीरिया थे वे जीवित मिले। कैसे मिले, लाइव, जीवित मिले। इससे उसने क्या समझा, उसने निष्कर्ष क्या दिया, अच्छे से समझिए फ्रेंड्स। ग्रिफिथ ने क्या किया, एस वायरुलेंट को ही गर्म किया जिससे बैक्टीरिया मर गए, और फिर आर नॉन वायरुलेंट को लिया जिसके पास ऐसे बैक्टीरिया नहीं थे जो निमोनिया फैलाएं। अब दोनों के पास निमोनिया डिजीज नहीं है, लेकिन जब उसने इंजेक्शन के अंदर इसको इंजेक्ट किया, इंजेक्शन के अंदर इन दोनों को इंजेक्ट किया तो हेल्थी चूहे जो थे उनका परिणाम क्या निकला, हेल्थी चूहे की डेथ हो गई। तो उसने इस मरे हुए चूहे के अंदर से ब्लड को निकाला और उस ब्लड के अंदर उसने एक जांच की तो क्या देखा कि एस वायरुलेंट जो चूहे थे, एस वायरुलेंट के जो बैक्टीरिया वो जीवित पाए, उसके ब्लड के अंदर एस वायरुलेंट को जीवित पाया। उसने निष्कर्ष क्या दे दिया, उसने निष्कर्ष क्या दिया, इसने निष्कर्ष क्या दिया कि जो मरे हुए एस वायरुलेंट बैक्टीरिया थे जिसको ताप द्वारा जिसको मार दिया गया था बैक्टीरिया को, उसके अंदर इस मरे हुए एस वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर से कोई पदार्थ है जो आर वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर रूपांतरित हो गया, यानी रूपांतरित मतलब चला गया, जिससे ये बैक्टीरिया क्या हो गए, आर वाले निमोनिया देने लगे, निमोनिया नामक रोग देने लगे, और यही निमोनिया रोग चूहे के मृत्यु का कारण बना। लेकिन फ्रेंड्स आपको सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड ये है कि ग्रिफिथ जो था वो ये नहीं जानता था कि वो कौन सा पदार्थ है जो एस के मरे हुए एस बैक्टीरिया के अंदर से आर वायरुलेंट के अंदर गया, इसलिए इसके प्रयोग को सक्सेसफुल नहीं माना गया। इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, क्या नाम था इन तीनों साइंटिस्ट का, 3 साइंटिस्ट जो है जो इसके प्रयोग में हेल्प किए, क्या नाम क्या था, एवरी, मैक्लियोड एंड MC कार्टिज, ये नाम के 3 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1933 से 1945 के बीच इसके ग्रिफिथ के प्रयोग को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बदौलत ग्रिफिथ के प्रयोग में थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा वजन बढ़ गया। आइए वो प्रयोग रूपांतरण का जैव रासायनिक प्रकृति का सिद्धांत, सिद्धांत बोलता है कि जो रूपांतरण हो रहा है उसमें कोई केमिकल जवाबदार है, कोई जैव रसायन है जो जवाबदार है, जो एस से निकलकर आर के अंदर जाता है। वो कैसे जाता है इन्होंने समझाने की कोशिश की, इन्होंने अपना प्रयोग किया। इन्होंने सबसे पहले जो मर के चूहे जो एस के अंदर जीवाणु मरे थे उनके अंदर से क्या इन्होंने मृत एस जीवाणु के अंदर से DNA, RNA और प्रोटीन इन सभी को बाहर निकाला, और यह जानना चाहता था कि इनको निकालने से इन्होंने क्या किया, एस मृत जीवाणु के अंदर से DNA, RNA और प्रोटीन को बाहर निकाला, और वो यह जानना चाहता था कि इन तीनों में से वो कौन सा पदार्थ है जो रूपांतरण को प्रेरित करता है, रूपांतरण को बढ़ाता है, रूपांतरण के लिए जवाबदार होता है। एक एक करके DNA, RNA और प्रोटीन को बाहर निकाला। जो ये DNA, RNA, प्रोटीन वही है जो एस जीवाणु के अंदर से इन्होंने निकाला था। इन्हीं को एक एक करके आर के अंदर डालने की कोशिश की, और निष्कर्ष क्या दिया, केवल DNA के अंदर ही वो पावर है जो जिसके कारण रूपांतरण होता है, और ना कि RNA और प्रोटीन। ये दोनों रूपांतरण में सहायक नहीं होते। इन्होंने कैसे समझाया इस चीज़ को, उन्होंने कैसे समझाया, इन्होंने ऐसे, इनके प्रयोग को देखिए, इनका जो एक्सपेरिमेंट था इसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इनका जो एक्सपेरिमेंट था फ्रेंड्स, उसमें आप कोर्स देखिएगा। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले RNA को लिया। RNA को लेने के बाद इन्होंने क्या किया, RNA को पचाने वाले एंजाइम, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम से RNA को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम से, क्या नाम है उसका, राइबो न्यूक्लियस के द्वारा RNA को डाइजेस्ट कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, फिर इन्होंने DNA को पचाने वाले प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम से, कौन है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, प्रोटीएज को लिया और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया।
प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। जब आरएनए और प्रोटीन अपने अपने एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट हो गए, आरएनए और प्रोटीन जब अपने अपने एंजाइम के द्वारा क्या हो गए फ्रेंड्स, डाइजेस्ट हो गए, तब इसने क्या बोला कि जो एंजाइम इन पदार्थों को पचा देते हैं, वो रूपांतरण में सहायक नहीं होते हैं। फिर इन्होंने तीसरा प्रयोग किया। अब आरएनए खत्म हो गया, प्रोटीन खत्म हो गया, अब डीएनए की बारी। जब इन्होंने डीएनए को लिया और डीएनए को पचाने वाला जो एंजाइम था उसको लिया, डीएनए को, जैसे आरएनए को पचाने के लिए राइबोन्यूक्लिएज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, तो डीएनए के लिए डीएनएज, डीएनएज यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज को लिया और डीएनए को पचाने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से ये पाचन इनहिबिट हो गया। डीएनए का जो पाचन था, डाइजेशन ये ना हो सका। डीएनए का जो एंजाइम है डीएनएच, इस डीएनएच के द्वारा ये डीएच जीवाणु के अंदर, यानी डीएनए का पाचन नहीं हो पाया। आरएनए और प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन हो गया, लेकिन डीएनए का उसके एंजाइम से पाचन नहीं हो पाया, यानी पाचन नहीं हुआ। यानी यही जो है ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण में सहायक हुआ होगा। यही एक पीढ़ी से, एक जीव के अंदर से दूसरे जीव के अंदर इंटर हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि डीएनए का पाचन तो नहीं हुआ, आरएनए और प्रोटीन का पाचन पूरी तरह से हो गया, लेकिन डीएनए का उसके एंजाइम से पाचन नहीं हुआ। और यही डीएनए ही एक यानी एस के अंदर से निकल के कहाँ चला गया, आर के अंदर चला गया, और जिससे आर के अंदर किसके लक्षण आ गए, एस जीवाणु के लक्षण आ गए, जिससे ये क्या हो गया, निमोनिया रोक देने के काबिल हो गया। और चूहे के अंदर जैसे ही गया आर बैक्टीरिया, चूहे के अंदर जैसे ही गया, चूहे की डेथ हो गई और चूहा मर गया। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों इस प्रयोग को सक्सेसफुल नहीं कहा गया, क्यों इस प्रयोग को पास नहीं किया गया। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या होगा, मान लीजिए ये एक वायरुलेंट बैक्टीरिया है और ये हमारा एक, इसे मैं रेड यानी खतरे के साइन, इसे मैं एस से निकालता हूँ, एस बैक्टीरिया, एस वायरुलेंट के कैसा है ये है हमारा निमोनिया देने वाला, यानी ये मृत्यु करने वाला। लेकिन हमने इसकी डेथ को मार दिया, इसको हमने हीट कर दिया, एक टेम्परेचर कर दिया, जिससे इसके जो बैक्टीरिया थे वो मर गए। और इसके अंदर जो एस वायरुलेंट है, इसके अंदर क्या है, मान लीजिए ये जो है ये आपका डीएनए है और ये बाहर वाला प्रोटीन, और इसके बाहर का एक आवरण जिसे आप सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेल वॉल का परत हो गई। ये एस वायरुलेंट बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये डीएनए है, इसके अंदर भी इसका अपना डीएनए होगा। ठीक है, इसके अंदर अपना प्रोटीन होगा। लेकिन सिर्फ ये जो इसके अंदर सेल वॉल है, जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की, मैंने आपको पहले ही बताया था पॉलीसैकेराइड की सेल वॉल बनी होती है। अब जब इसको हीट किया गया तो इसमें देखने को क्या मिला कि जब इस एस वायरुलेंट को हमने ग्रिफिथ ने चौथे प्रयोग में सिर्फ एस वायरुलेंट को ही हीट किया था, आर नॉन वायरुलेंट को हीट नहीं किया। इसको हीट करने का कारण ये था कि इसके बैक्टीरिया को मार कर प्रयोग करना चाहता था वो, और हीट करने से क्या हुआ, जो सेल वॉल की लेयर है वो टूट गई। इस सेल वॉल की लेयर क्या हो गई, ब्रेक हो गई, टूट गई। अब क्या बना, सेल वॉल की लेयर टूटी और प्रोटीन की लेयर भी बिखर गई, टूट के बिखर गई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डीएनए, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ये कभी टूटता नहीं है, ये इसे टेम्परेचर कुछ नहीं कर सकता, केवल इसको बीच से अलग कर सकता है। यानी जो बॉन्ड होते हैं इसके बॉन्ड अलग हो जाएंगे, जेनेटिक कोड से अलग हो जाएगा, लेकिन ये नष्ट नहीं होता डीएनए, आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रोटीन नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम कोई खाना बनाते हैं बहुत देर तक उस खाने को पकाएंगे तो उसके अंदर से प्रोटीन एकदम से नष्ट हो जाएगा, लेकिन डीएनए नष्ट नहीं होता। बस जैसे ही हीट किया तो इसके सेल वॉल तो नष्ट हो गया, और सेल वॉल नष्ट होता है इसकी बीमारी नष्ट हो गई, और फिर क्या नष्ट हो गया, प्रोटीन भी नष्ट हो गया, लेकिन डीएनए को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस डीएनए दो अलग अलग भाग में बट गया। अब बचा क्या, ये आपकी प्रोटीन हो गई, ये इस बैक्टीरिया की क्या है, एस वायरुलेंट की ये प्रोटीन हो गई जो पॉइंट में बना रहा हूँ, और ये बीच में उसका जेनेटिक मटेरियल बचा, खाली क्या बचा फ्रेंड्स, बीच में जेनेटिक मटेरियल बचा। और ये तो हमारा, इसको तो हमने कुछ नहीं किया था, ये हमारा आर वायरुलेंट बैक्टीरिया है। बस जैसे ही जब उस ग्रिफिथ ने जैसे ही इनको लिया, इन दोनों को इंजेक्शन के अंदर इंजेक्ट किया, इंजेक्शन के अंदर भरा, तो यही वाला जो डीएनए है वो कहाँ इंटर कर गया, एस वायरुलेंट के अंदर इंटर कर गया। यानी सॉरी जो ये डीएनए है एस वायरुलेंट का कहाँ इंटर कर गया, आर वायरुलेंट के अंदर, ये यहाँ पे इंटर कर गया, ये यहाँ पे फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पे आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये इंटर कर गया। ये जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ ये हमारा आर नॉन वायरुलेंट है,
और जो रेड वाला क्या है, ये एस से आया हुआ डीएनए है, यानी एक विभेद का दूसरे विभेद में रूपांतरण। इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण प्रयोग, यानी एक जीवाणु का डीएनए दूसरे के अंदर रूपांतरित हो गया, यानी दूसरे के अंदर चला गया, और जैसे ही चला गया अपने इंजेक्शन के अंदर, जैसे उसने भरा इंजेक्शन के अंदर इंजेक्ट किया और फिर माइस के अंदर एंटर करवाया और माइस की डेथ हो गई। लेकिन यहाँ से ये कैसे पता चला कि उसको, आपको तो एकदम सही लग रहा होगा कि डीएनए जब गया होगा इसके अंदर, तो डीएनए जैसे ही गया तो उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई चूहे की। लेकिन इसके प्रयोग को स्वीकार क्यों नहीं किया गया? कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि डीएनए ही क्यों, शायद प्रोटीन का ही कोई कण पार्टिकल, जो ये प्रोटीन है यही गया हो शायद इस चूहे के अंदर, प्रोटीन ही गया हो इस चूहे के अंदर और प्रोटीन जवाबदार हो शायद। साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप डीएनए कैसे बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन के पार्टिकल आजू बाजू पड़े हैं शायद यही इंटर किए हों इस आर जीवाणु के अंदर, एस जीवाणु के जो प्रोटीन पार्टिकल को आपने हिट किया, प्रोटीन नष्ट हो गए, तो शायद ये प्रोटीन पार्टिकल ही इस जीवाणु के अंदर गए हों, और जीवाणु के अंदर जैसे ही प्रोटीन पार्टिकल गए हों शायद ये जीवाणु ही हो जो निमोनिया रोग फैलाता हो। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि डीएनए ही सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ है? शायद प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है। बस इसी ऑब्जेक्शन के कारण इसके प्रयोग को सफल नहीं किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्शे एंड चेज। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल होने की पूरी तरह से पुष्टि कर दी, होने की पुष्टि की। किसने? हर्शे और चीज। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि किस वैज्ञानिक ने डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ होने की पुष्टि की, तो आप इनका नाम बताएंगे, हर्शे और चीज। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हर्शे और चीज के जेनेटिक डीएनए, हर्शे और चीज के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कैसे डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और इन्हीं के प्रयोग को डीएनए के लिए एकदम सबसे बेस्ट प्रयोग माना गया है, हर्शे और चीज को। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप समझेंगे इस प्रयोग के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रक्षाबंधन।